Okay, so let's start with first of all let's start with theory एग्ज़ाम। जिन लोगों का अभी आने वाला है वो ऑब्वियसली पहले theory एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। और मेरी जो सितंबर 2022 की जो अटेम्प्ट थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब एमसीक्यूज स्टार्ट हुए। तो डेफिनेटली ये एक मुश्किल टास्क था इस लिहाज से कि पहले कोई एमसीक्यूज का पूल नहीं था और लोगों को समझ नहीं थी कि कौन सी सोर्सेज से पढ़ना है और क्या करना है। सो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एमसीक्यूज की जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है। तो बेसिक आई वुड से कि जो पासिंग परसेंटेज है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस के जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज़ 75% फॉर बोथ पेपर्स, ठीक है। और दैट्स क्वाइट मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज बनती है, कंसिडर द फैक्ट कि काफ़ी एमसीक्यू टफ भी होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे सोर्सेस होते हैं जो आपने नहीं प्रिपेयर किए होते हैं और आप एट द एंड ऑफ द डे तुक्के मारे होते हैं। कोई दो ऑप्शंस आपको अच्छे लग रहे होते हैं, सही लग रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊं कि जो आप बुक्स में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ थी वो क्या थी, ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जो मेरी थी वो मैं शेयर करती हूँ। एक तो ये था कि मैंने जो है ना आई स्टक टू द मेन बुक्स, ठीक है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोर्सेज में नहीं गई। मैंने ऑक्सफोर्ड की, मैंने जो है फॉर मतलब ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री जो शॉर्टर वर्जन है, और उसके अलावा मैंने जो है वो और मॉटले की फॉर ड्रग्स, ठीक है। फिर मैंने ICD-10 की। ICD-10 आई हैड टू डू। हो सकता है इन द कमिंग अटेम्प्ट ICD-11 वगैरह का भी वो करने लग जाए, लेकिन फ़िलहाल एज ऑफ सितंबर 2022 आई वाज डूइंग ICD-10, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये तीन बुक्स थी जिनके साथ आई स्टक, ठीक है। मतलब मैंने और कोई बुक नहीं की, मैंने ना कैपलान की, ना ही मैंने कोई और फार्मा के लिए कोई और बुक की, और ना ही मैंने कोई और सोर्सेज से एमसीक्यूज़ किए, ठीक है। क्योंकि अच्छा, होता ये है कि बेसिकली एमसीक्यूज़ जो है ना वो आपके इस तरह से होते हैं कि ज़्यादातर तो दे आर फ्रॉम द बुक्स, ठीक है। जो ऑक्सफोर्ड से आप कर रहे हैं, ये जो तीन बुक्स मैंने बताई हैं, जब आप इन बुक्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ यू आर एबल टू डू फ्रॉम दीज बुक्स, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं, आई वुड से 5 to 10 MCQs ऐसे होंगे जो आप थोड़ा सा आपको होगा कि ये कहाँ से आए हैं, या ये बुक में नहीं थे, या इस तरह से ना, उसमें आपको थोड़ा अपनी कॉमन सेंस से गेस वर्क करना पड़ता है, ठीक है। आप किसी को नहीं पता होता, बाहर आके लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये ऑप्शन ठीक था, किसी और का कोई और ख्याल होता है, तो देयर इज़ नो वे ऑफ टेलिंग वो क्या है, ठीक है। और ऐसे एमसीक्यूज लोग कहते हैं कि ये एमसीक्यू जो है ना वो उस सोर्स से आया था, जैसे कुछ सर्टन पास पेपर्स थे, SPMM के थे, कुछ MRC साइक के, यस, थे, जिसमें लोगों ने कहा कि ये उन सोर्सेज से। एंड आई ऑल्सो नोटिस्ड जो थोड़े बहुत मैंने किए थे एमसीक्यूज कि इन सोर्सेज से दो चार चीज़ें थी, बट इतना नहीं था, ठीक है। फॉर द मोस्ट पार्ट मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की। मैंने शुरू शुरू में MRC साइक को भी करने की कोशिश की, साथ जो MRC साइक के MCQs थे वो आपको बहुत सर्कुलेट होते हैं, वो मिल भी जाएंगे। तो उन MCQs का मसला ये है कि वो किसी और सोर्स से बने हुए हैं, ठीक है। जब आप ऑक्सफोर्ड करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑक्सफोर्ड की चाइल्ड वाला चैप्टर किया है, और उसके बाद फिर आप MRC साइक का वो जो चाइल्ड वाला पोर्शन है MCQs वाला, उसको जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं कि यार इसमें से तो मुझे बहुत सारे एमसीक्यूज नहीं आ रहे, या वो उस तरह के ऑप्शंस नहीं है जिस तरह के ऑक्सफोर्ड में दिए हुए हैं। अब बात यह है कि जो भी आपका नया पूल तैयार हुआ हुआ एमसीक्यूज का, ठीक है, वो मोस्टली इन्हीं सोर्सेज से बना हुआ है जो मैंने बताई हैं आपको ना, ऑक्सफोर्ड वगैरह और इस तरह। जो उनका पूल बना हुआ है उसमें उन्होंने स्टैट्स पूछे होंगे चीज़ों के जो ऑक्सफोर्ड में नहीं दी हुई, ठीक है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपर्ट पूछे होंगे जो ऑक्सफोर्ड में नहीं दी हुई। तो वो आप जब ऑक्सफोर्ड पढ़ के जब ये वाले डिफरेंट सोर्सेज के एमसीक्यूज करते हो, तो यू गेट डीमोटिवेटेड कि ये तो मैंने अभी इतनी देर लगा के इतनी मेहनत करके ये मैंने किया है चैप्टर, और मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम होता है
आउट ऑफ ऑल द सोर्सेज जो मैंने किए, ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं आउट देयर, मतलब है कि देर इज़ नो लिमिट टू हाउ मेनी बुक्स देर आर। तो जितनी भी आप बुक्स देखेंगे उसमें आपको नई नई चीज़ें मिलती चली जाएंगी, मिलती चली जाएंगी। तो आपको ना थोड़े से ना अपनी जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है और जो सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करने की ज़रूरत है। ठीक है, कि मैंने जो है ये बुक्स पढ़नी है, ठीक है, और उसके बाद ये पास्ट पेपर्स करने हैं। तो हर चीज़ की तरफ, हर गाइडलाइन की तरफ, हर पास्ट पेपर की तरफ डोंट जंप एट एवरीथिंग, ठीक है। आपके पास ये एक लिमिटेड टाइम होता है कि और उसमें आपने डिफ़ाइन करना है, बड़े क्लियर कट गोल्स होंगे, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कोई किसी डायरेक्शन में चल रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं चीते जो थेरी को बिल्कुल स्किप कर देते हैं बीच में से, और सिर्फ जो है ना वो एमसीक्यूज ही करते हैं। लाइक 3 महीने वो मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यूज ही करते जाएंगे, ठीक है, एंड उन्हीं की कीज डिस्कस करते जाएंगे, और उनको देख देख के आपको फिर स्ट्रेस होगा कि यार ये जो है ना, इनको ये पता नहीं किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं और मैं किसी और डायरेक्शन में जा रही हूँ। बट यू हैव टू स्टिक टू द बुक्स, ठीक है। आपने जब अपनी तैयारी शुरू करनी है ना, तो आपने यू हैव टू स्टिक टू द बुक्स। ये बात होगी कि सोर्सेज जो है ना उनको थोड़ा सा नैरो डाउन रखें, बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे ना जाएं, क्योंकि हर सोर्स में चीज़ें ज़रा डिफरेंट तरीके से लिखी होती हैं। किसी जगह कुछ लिखा होगा, किसी जगह कुछ लिखा होगा, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। इस चीज़ पे फोकस रखें और अपने आप को इस चीज़ से तसल्ली दें कि एट द एंड ऑफ द डे जो पेपर बना हुआ है वो सारा ऑक्सफोर्ड से बना है, मॉडसले से बना है, ठीक है। ज़्यादातर पेपर, ठीक है, जो 75% से ज़्यादा पेपर है, 80 to 85 90% तक पेपर उधर से बना हुआ है। अगर इन सोर्सेज से कुछ आया भी है ना, तो वो बहुत थोड़ा होता है। इट्स नॉट वर्थ द फैक्ट कि आप बुक्स छोड़ के वो चीज़ें करना शुरू हो जाओ, ठीक है। अच्छा, नाउ कि आपने अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर किस तरीके से करना है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने आईएमएम और आपके पार्ट 2 में कितना फ़र्क है एग्ज़ाम में ना, ठीक है। पहले तो अगर तो फ़र्क बहुत कम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने अडल्ट साइकेट्री पहले से होपफुली चैप्टर्स आपको अच्छे आते होंगे। अगर आपको नहीं आते बिल्कुल, या भूल चुके हैं, जेल से निकल चुके हैं सारे, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर कि जो सा है आपको नए सिरे से चीज़ें करनी पड़ती हैं, इतनी रिवीजन नहीं होती और इस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू एस्टिमेट कि आपको कितना टाइम लगेगा अपनी प्रिपरेशन को मतलब है उस लेवल का करने में कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो। जो चैलेंजेस होते हैं आपके साथ वो ये होते हैं कि ऑब्वियसली सिलेबस का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ में ये चैलेंज होता है कि एमसीक्यूज़ जो है उनमें आप कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकते। एससीक्यूज़ जो है ना वो आपके पास पता नहीं 10 20 साल के पास पेपर्स पड़े हुए हैं, और गाए बगाए 50% से ज़्यादा पेपर जो है ना वो रिपीट ही होता रहा है। तो आप पास पेपर जब कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा ना, मतलब 50 to 70% पेपर भी रिपीट होता रहा है। तो वो इतना मसला नहीं था। एक तो ये रिपीट वाली बात थी, दूसरी बात ये थी कि आपको पता था कि इधर से ये ऐसे क्यों बन सकता है, इधर से वो ऐसे क्यों बन सकता है, इस टॉपिक से ये चीज़ पूछते हैं, इस टॉपिक से वो चीज़ पूछते हैं। लेकिन एमसीक्यूज़ में ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज़ जब आप कर रहे हैं तो आपको आप कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते, आप कोई लाइन नहीं छोड़ सकते बुक की, कहीं से भी एमसीक्यूज़ उठ के आ सकते हैं। और जैसे अगर आपने पहले एससीक्यूज़ की तैयारी की हुई है और अब आपने एमसीक्यू पेपर की तैयारी करनी है, तो आपकी रीडिंग जो है नीड्स टू बी मेटिकुलस, ठीक है। और एक तरह से तो इंसान सोचता है कि थोड़ा सा एससीक्यूज़ करते हुए कि मतलब है कि आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा, पॉइंट्स ही याद करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पॉइंट्स आपको याद करने पड़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का क्राइटेरिया है, कोई पॉइंट्स हैं, तो वो आपको याद करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ जो है ना आपके जहन से निकल जाते हैं। और जब आप स्टेम पढ़ो ना एमसीक्यू का, ठीक है, तो उसके आपका ऑप्शन आपके पहले ही जहन में आ जाना चाहिए कि मेरे ऑप्शन। अदरवाइज़ जो है ना जब आप ऑप्शन पे जाते हो स्टेम पढ़ने के बाद, तो उससे फिर ये होता है कि आप जो है ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि वो कोई दो ऑप्शन ज़रूर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मिलते जुलते होते हैं, और फिर आपके जहन में नहीं आ रहा होता कि ये था या ये था। तो ऐसा होना चाहिए आपको कि स्टेम पढ़ के ना आपको आंसर का थोड़ा सा आइडिया हो, और उसके बाद फिर आप जब ऑप्शंस पढ़ो तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एमसीक्यूज़ की तैयारी आसान होती है एमसीक्यू से कंपैरेटिवली, इट इज़ मोर ब्रॉड। ठीक है, उसमें आप कोई लाइन नहीं छोड़ सकते, कोई टेबल नहीं आप छोड़ सकते। और जहाँ एमसीक्यू जो है वो 10 नंबर का एक सवाल एक टॉपिक से आता है ना, वहाँ एमसीक्यूज़ 10 टॉपिक से 10 एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है। सो यू कैन सी के वो बहुत जो है ना लंबा चौड़ा मतलब है कि उसमें सिलेबस की कवरेज ज़्यादा है एमसीक्यूज़ में कंपैरेटिवली। और आपको क्राइटेरियाज पॉइंट्स अपने जहन में याद रखने हैं। ठीक है। तो ये एक दोनों में एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ में ये फ़र्क है। इनकी तैयारी में ये फ़र्क है। ठीक है। फिर मैंने आपको सोर्सेज बता देंगे वो कैसे करनी है। ठीक है। तीसरी बात ये होगी कि आप जो है अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर किस तरीके से करो। जैसे मैंने कहा ना कि अडल्ट अगर आपने ऑलरेडी की हुई है, अब देख लो कि आपको कौन सी चीज़ पे कितना टाइम लगेगा। ठीक है। लुकिंग एट योर ओन सर्कमस्टांसेस, चाहे आप साथ में जॉब कर रहे हो, चाहे आप यूर अ फीमेल, यू हैव चिल्ड्रन एट होम, आपको घर भी देखना है, आपको बच्चे भी देखते हैं। तो यू नीड टू हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ योर सेल्फ के मैं रोज़ाना कितने घंटे दे सकती हूँ या दे सकता हूँ पढ़ाई को। ठीक है। जो लोग जॉब भी करते हैं, साथ लड़के या लड़कियां भी इवन जो जॉब कर रही होती हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब है कि टाइम निकालना वो मतलब है कि शुरू में 2 घंटे 3 घंटे शायद वो डेली पढ़ सकें, और एंड पे जाके हो सकता है कि बहुत भी हो गया तो वो शायद 5 आवर्स 6 आवर्स पढ़ सके, इससे ज़्यादा ना पढ़ सके। तो प्रैक्टिकल लाइफ जब आपके साथ चल रही होती है तो एग्ज़ाम्स में देना जो है वो इट्स नॉट ईजी, उसको प्लान करना साथ में ना। तो हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ योर सेल्फ कि अगर मैं इतने घंटे लगा रोज़ देती हूँ या देता हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा एक्चुअली इस तैयारी को यहाँ तक लाने के लिए। तो एग्ज़ाम का ना जो लास्ट मंथ है उसमें तो यू शुड बी, लास्ट मंथ या मैं कहूँगी आइडियली 1.5 महीना, ठीक है, यू शुड बी रिवाइजिंग। ठीक है। एंड यू शुड बी डूइंग योर पास्ट पेपर्स, या एटलीस्ट जो है ना आप की रिवीजन बहुत दफ़ा करनी पड़ती है, क्योंकि सिलेबस इतना उसका होराइज़न होता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप एवरीथिंग इन माइंड। मतलब आप एक सिरे में से दूसरे सिरे तक जब तक पहुँचते हैं वो पहला सिरा आपको भूल चुका होता है। स्पेशली ऐसी चीज़ें जैसे ड्रग्स है, जैसे चाइल्ड है, क्योंकि चाइल्ड आप पार्ट 2 में पहली दफ़ा करते हो। फोरेंसिक चलो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन चाइल्ड जैसी चीज़ जो है ना वो जिसमें हर एक टॉपिक जो है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप जो है ना हर एक डिटेल याद रखो, हर एक क्राइटेरिया याद रखो। और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। ठीक है। तो ये जो सारे टॉपिक्स है ना, इनके पॉइंट्स बार बार भूलते हैं आपको। और इनका ट्रिक यही है कि आपने इनको जहन में रखना है कि एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इन टोटल आपने ये चीज़ें रिवाइज करनी है। मतलब आपने पहली दफ़ा तैयार किया, फिर दूसरी दफ़ा किया, फिर 3 दफ़ा रिवीजन करनी है आपने। ठीक है। एंड आई एम नॉट किडिंग, वाकई जहन से बहुत निकलती हैं। और इसका इसका ट्रिक यही है कि आपने जितनी दफ़ा रिवीजन करनी है उतना आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी और उतना ही आपकी वो अटेम्प्ट फ्रूटफुल होगी। ठीक है। अगर आप जो है अपनी अटेम्प्ट देना चाहते हैं 2 दफ़ा तैयारी करके, 1 दफ़ा तैयारी करके, वो हो तो जाएगी, लेकिन उसमें आपके पासे के जो चांसेस हैं वो कम ही होंगे। ठीक है। क्योंकि उधर चीज़ें भूलती हैं, याद नहीं रहती। जब आप एग्ज़ाम करने बैठते हैं तो बहुत चीज़ें आपके दिमाग से निकल रही होती हैं कि क्या था क्या नहीं था। और रिवीजन इज़ द की। ठीक है। जितनी भी प्रिपरेशन है, रिवीजन इज़ द की। तो जब आप अपनी अटेम्प्ट को प्लान कर रहे हैं ना, तो आप ये सोचें कि आई शुड हैव इनफ टाइम। ठीक है। इनफ रिसोर्सेज, सपोर्ट, सोशल सपोर्ट एंड एवरीथिंग, कि मैं इतना इस अटैम्प्ट को दे सकूं। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि जब भी कोई अटैम्प्ट देना तो उसको अपना फुल दें। ठीक है। वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बस वो एक हाफ हार्टेड अटैम्प्ट हो और ऐसे हो कि बस होगी तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। ठीक है, मेरे सर्कमस्टांसेस मुश्किल हैं तो ये है तो वो है, नहीं, ऐसे ना अटैम्प्ट दें कभी भी। क्योंकि द फैक्ट इज़ कि हर एक अटैम्प्ट जो आप देते हैं उसमें आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जाते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज जाते हैं, आपके इमोशनल रिसोर्सेज जाते हैं। ठीक है। आप अकेले नहीं हो इस टाइम व्हेन यू आर इन योर अर्ली 30s या लेट 20s। ठीक है। तो मतलब है आपकी फैमिली लाइफ शुरू हो चुकी होती है। ठीक है। या एटलीस्ट आप जो है ना
सोशली ज़्यादा इंगेज्ड होते हो कंपेयर टू व्हेन यू वर सिंगल या व्हेन यू वर इन अंडर। तो अ लॉट इज़ एट स्टेक हर एक अटेम्प्ट के पीछे, ठीक है। और सिर्फ इज़्ज़त बेइज्जती की बात नहीं होती। बहुत सी रिसोर्सेज जब लग रही होती है ना साथ में, तो इंसान को ना हर एक अटेम्प्ट बड़ी फेल करना बड़ा भारी पड़ता है, तो इसलिए स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप एक अटेम्प्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और एक अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं, तो उसको ज़रा सीरियस होके दें, ठीक है। यू शुड बी रेडी फॉर द फैक्ट कि इस अटेम्प्ट के लिए मुझे बहुत सी चीज़ों को साइड पे रखना पड़ेगा, चाहे वो आपकी जॉब की चीज़ें हैं, ठीक है, आपको जॉब में से टाइम निकालना है। तो ये नहीं है कि आप साथ साथ जो है बाकी चीज़ें भी फुल स्विंग में कर रहे हैं और तैयारी भी फुल स्विंग में कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको चीज़ें जो है ना, बाकी चीज़ों को टोन डाउन करना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली लाइफ है, चाहे वो आपकी जो सा है प्रोफेशनल करियर है, ठीक है, आपका क्लिनिक है, चाहे जो कुछ भी है, ठीक है। यू हैव टू पुट थिंग्स ऑन होल्ड टू डू दिस। जब तक आप एक बहुत डेडिकेटेड टाइम नहीं दोगे, तब तक जो है, मतलब है इस अटेम्प्ट आपकी ना वो फ्रूटफुल नहीं होगी वो एफर्ट, ठीक है। आप 50% भी अगर उसको दोगे अपने अटेम्प्ट का और वो पास नहीं होती है, ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज स्ट्रेसर फॉर यू। मतलब 6 मंथ्स आप सोचें आपके ज़ाया हो गए, फिर यू हैव टू कम अप विद द नेक्स्ट वन। और अगर इन केस आपके सर्कमस्टांसिस इस तरह के हों कि आप जो है वाकई नहीं दे सकते, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ वुमेन, यू हैव अ न्यू बेबी, ठीक है, और बिल्कुल आप उस न्यू बेबी के साथ पढ़ना जो है और टाइम निकालना और मतलब मेंटली जो है थोड़ा फ्री होना, इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट, ठीक है। इसी तरह एज अ मेल, अगर आपको कोई है, आपको पता है कि मैं 1-2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकता और इतना टाइम नहीं है मेरी अटेम्प्ट में कि मैं कितना कर सकूँ, तो अपने लिए आप इतनी मुश्किल ना पैदा करें, ठीक है। जिसमें आपको लगता है कि इसमें मेरे लिए कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है, तो वो करें। ऑन दी अदर हैंड, ये नहीं है कि आप परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करें, बिकॉज वेन यू आर इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो देर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट टाइम, ठीक है। देर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज इन्वॉल्व, देर ऑलवेज गोइंग टू बी हार्डशिप इन्वॉल्व, ठीक है। देर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डिलेज इन्वॉल्व, कि आपको हर चीज़ होल्ड पे रख के ही करना है जब भी करना है। तो यू शुड डिसाइड कि अभी ज़्यादा आसान होगा या अगली अटैम्प्ट ज़्यादा आसान होगी मेरे लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिले करना भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है। वंस आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस चल रही है साथ में, मतलब फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग ख़त्म हुई है, ठीक है, तो कोशिश करें कि आपकी जितनी जल्दी निकल जाए, या एक एग्ज़ाम अटैम्प्ट को इतना टाइम नहीं हुआ, दूसरी अटैम्प्ट आप दे रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। टू समराइज दिस ऑल, ठीक है, बी वेरी केयरफुल कि आप जो अटैम्प्ट देने जा रहे हो वो आपकी ऐसे फुल हार्टेड होनी चाहिए, हाफ हार्टेडली होनी चाहिए, फिर आपकी जो है वो चांसेस ज़्यादा है पास होने के। और इस माइंडसेट के साथ ना जाएं कि मैंने बस होगी तो होगी ना, ये हुई तो नहीं हुई। इस माइंडसेट के साथ जाएं कि मैंने करना है, ठीक है, और आई हैव टू मेक दिस हैपन। रोज़ाना आपका ये माइंडसेट होगा, और तो तभी आप उठ के अपने गोल्स अचीव करेंगे, तभी आप उठ के जो है वो अपनी तैयारी को उस तरह करेंगे जिस तरह आपको करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हैविंग सेड दिस कि आपकी इंटेंशंस कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी गोल सेटिंग किस तरह की होनी चाहिए, माइंड सेट क्या होना चाहिए। नाउ कम लेट मी कम टू द लास्ट पोर्शन विच इज़ के आपकी किस तरह आपने कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप देखें कि आपको क्या कुछ नहीं आता है, क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी है इस फिर मतलब एडल्ट में से आपको कितना करने की ज़रूरत है और सारा। तो ऑब्वियसली कवर तो सारे करने हैं, जो ऑक्सफोर्ड है वो कवर टू कवर है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू चैप्टर्स। आई वुड से ग्लोबल साइकेट्री है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है शायद इतनी ज़्यादा। और बट अपार्ट फ्रॉम दैट इतना जो सारा कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं मैं कहूँगी जो आई थिंक जो आपने ना करना या सो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ जो आपने ना करना हो। पार्ट 2 के हवाले से आई वुड से कि पेपर 1 और पेपर 2 में डिविजन्स थी, ठीक है। पेपर 1 में जो था वो एडल्ट ज़्यादा थी, ठीक है। पेपर 2 में चाइल्ड बहुत ज़्यादा थी, स्लीप एपिटाइट सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा था, फिर उसके अलावा
न्यूरो जो थी वो भी कवर हुई हुई थी पार्ट वन में, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। ड्रग्स भी थे बहुत, और न्यूरो थी शायद, आई आई कांट रिमेंबर, अब 2 महीने हो गए। लेकिन न्यूरो भी काफ़ी ठीक ठाक आई हुई होती है। न्यूरो जो न्यूरोलॉजी वाला चैप्टर जो ऑक्सफोर्ड में ही है, जिसमें डिमेंशिया वगैरह है, तो डिमेंशिया से भी बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, पार्किंसंस डिजीज़ से आती हैं। ठीक है, इसी तरह कोई चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। फिर आपकी जो एक ड्रग ट्रीटमेंट्स वाला, फिजिकल ट्रीटमेंट्स वाला जो चैप्टर है, ड्रग एंड फिजिकल ट्रीटमेंट्स वाला, वो भी उसमें से भी आता है बहुत। ठीक है, मुझे याद है कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में भी एमसीक्यूज आए हुए थे, उसे आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आरटीएमएस पे भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपने करनी है चीज़ें। अच्छा, फिर उसके अलावा चाइल्ड तो किसी सूरत आप नहीं छोड़ सकते। फ्रॉम ए टू जी आपने चाइल्ड करनी है, और चाइल्ड में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, और आई वुड से कि 20-30 तक तो एमसीक्यूज आते हैं चाइल्ड में से। और उसमें ये है कि चाइल्ड जो है ना, आपने करनी भी है, उसके साथ ICD-10 भी करनी है आपने कवर। ठीक है, जो ICD-10 का चाइल्ड वाला पोर्शन है, दैट ऑल्सो यू हैव टू कवर। तो अगर आपने चाइल्ड पहले IMM में ऑब्वियसली नहीं पढ़ी होगी, तो चाइल्ड को आपको ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। चाइल्ड में मैंने तो 5 दफ़ा की थी चाइल्ड, तो तब जाके मुझे याद हुई थी और मेरे पॉइंट्स देन में आए थे। द फैक्ट इज़ कि आप अच्छे से पढ़ो, उसका अच्छा सा अपना जो है ना, कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, तो तब आप फिर जब रिवाइज करते जाओगे तो तब जाके, क्योंकि उसमें सिनेरियोज होते हैं। और फिर चाइल्ड के साथ ही लर्निंग डिसेबिलिटी वाला जो चैप्टर है, ओह माय गॉड, दैट चैप्टर वो बहुत तंग करता है चैप्टर। उसमें से भी आती हैं चीज़ें, उसमें भी मैं कहूँगी 8-10 तो उसमें से भी आते हैं एमसीक्यूज, अगर चाइल्ड में काउंट करें तो। ठीक है, तो उसमें से भी आते हैं, वो भी तंग करता है चैप्टर। उसके अलावा ड्रग्स वाला मैंने बता दिया, मॉडसले भी बता दिया कि मॉडसले वैसे भी आता है। सिनेरियोज आते हैं कि आप के पास ये पेशेंट है और ये चीज़ें हैं, तो आप इनका कौन सा ट्रीटमेंट चूज़ करेंगे, कौन सा ड्रग चूज़ करेंगे इनके लिए। ठीक है, तो बात का बड़ी कन्फ्यूजन हो रही होती है, क्योंकि एक ही क्लास के 2 ड्रग्स दिए हुए होते हैं, सर्ट्रालिन भी दी हुई है, प्रॉक्सिटिन भी दी हुई है। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि अब मैं इसमें से कौन सा ड्रग चूज़ करूँ, क्योंकि ठीक है ऐसे सारे देना चाहिए, लेकिन ऐसे सारा इसमें से कौन सा देना चाहिए ये नहीं समझ आ रही। तो इस तरह हमें डिफ़िकल्टीज हुई थी। तो वी स्टिल डोंट नो कि की में क्या था। तो खैर, तो ड्रग्स में ये चीज़ थी। और उसके अलावा स्लीप एपेटाइट सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें डेफिनेटली आता है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बड़ा फेवरेट चैप्टर है, उसमें से बहुत आता है। फिर जो न्यूरोलॉजी का जो चैप्टर है, जो चैप्टर 14 है, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, तो या चैप्टर 14 उसमें से बहुत आता है। फिर वो जो मेडिकल लिएज़ॉन वाले चैप्टर्स, मेटाफॉर्म और कन्वर्जन, और वो उसका भी एक ठीक ठाक पोर्शन है, वो भी आता है। छोड़ नहीं सकते आप कोई भी चीज़। ठीक है, फिर डेलिबरेट सेल्फ हार्म में से भी आ सकता है। और जो एडल्ट में से हैं वो तो ऑब्वियसली आते ही हैं। लेकिन जो पार्ट 2 के लिहाज से जो मैंने अभी ये चीज़ें ये वाले जो टॉपिक्स मेंशन किए, ये स्पेशली ज़्यादा आते हैं। मतलब बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, बहुत अच्छी आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये है कि ओल्ड एज साइकेट्री, यस, ओल्ड एज साइकेट्री को छोड़ना नहीं है। ये चैप्टर हम नहीं करते होते, ठीक है, लेकिन ये करना है, इसमें से आते हैं एमसीक्यूज। और उसके अलावा जीरियाट्रिक्स और चाइल्ड के ना, मेरे ख्याल से मॉडसले की भी है गाइडलाइंस ना, तो मॉडसले का भी आपको आना चाहिए। फिर ये है कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी है मॉडसले में, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। बुप्रेनॉर्फिन, मेथाडोन, यहाँ ना सही तो वाइवा में आपको नहीं छोड़ेंगे। और वाइवा में आप ये ना समझें कि आप कोई नई चीज़ पढ़ लेंगे वहाँ बैठ के, थेरी में ही उसको कवर करने की कोशिश करें। मेथाडोन और बुप्रेनॉर्फिन पे कुछ कुछ सवालात आ सकते हैं। ठीक है, पूछने को तो निकोटीन के भी आपसे पूछी जा सकती है मैनेजमेंट, कि आप स्मोकिंग सेसेशन के लिए क्या करेंगे। तो पार्ट 2 में आपकी जो है ना, आप बहुत कम चीज़ें हैं जो आप छोड़ पाओ। ठीक है, वो यू डेफिनेटली हैव टू डू। फिर एक फार्माकोकाइनेटिक्स वाला चैप्टर है मॉडसले का। ठीक है, वो भी आपको करना पड़ेगा, ड्रग इंटरेक्शंस। और वो तो आपको पता ही है कि वो जो ब्रेस्ट फीडिंग और क्या नाम है, ब्रेस्ट फीडिंग वाला चैप्टर है। फिर उसके अलावा जो ये है हेपेटिक रीनल इम्पेयरमेंट, और ये भी ऑब्वियसली इनमें से भी आते हैं क्वेश्चंस, फॉर श्योर आते हैं।
तो मतलब सिलेबस कवरेज काफ़ी ज़्यादा है, सो नाउ यू मस्ट बी नोइंग, आपको समझ आ गई होगी कि क्यों जो है मैं कह रही हूँ कि बार बार रिविजन्स करनी, क्योंकि वो पॉइंट्स देर से निकल जाते हैं जब तक आप नेक्स्ट उस पर पहुँचते हैं। तो अब आप अपने हिसाब से बनाएं कि अगर मैंने 4-5 दफ़ा मतलब है कि 2 दफ़ा मैंने अगर कर लिया सिलेबस अपना कवर, और 3 दफ़ा इसको रिवीजन करनी है, तो उसमें मुझे कितना टाइम लगेगा रियलिस्टिकली स्पीकिंग, ठीक है। और जो है फिर पास्ट पेपर्स क्या है, अब पास्ट पेपर्स मैंने वलीद किया था, ठीक है, क्योंकि वलीद जो है ना वो ऑक्सफोर्ड से बनी हुई है ज़्यादातर, और वो थोड़ा सा एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था, और वलीद में से मैंने नोटिस भी किए MCQs, ठीक है। अब ठीक है, अगर आपके पास टाइम है आप MRC साइक वगैरह भी कर लो, लेकिन मेन फोकस उस चीज़ को नहीं बना, और बुक्स छोड़ के MRC साइक के पेपर पास पेपर्स करना या किसी और सोर्स के पास पेपर्स करना, दैट इज़ अ ह्यूज ब्लंडर, दैट्स नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। तो फॉर श्योर पास्ट पेपर्स आप ज़रूर करो एंड पे, 1-2 हफ्ते, जो 2 हफ्ते तक आप जो है ना, एंड पे 2 वीक्स तक आप MCQs कर लो, क्योंकि उससे आप थोड़ा माइंड सेट में आ जाएगा कि अच्छा MCQs पढ़ के उसका जो है वो आंसर कितने टाइम में देना है। तो वो आप जो है ना थोड़ी सी आपकी मतलब है कि प्रैक्टिस हो जाएगी MCQ सॉल्व करने की। तो वो भी डेफिनेटली ज़रूरी होती है, ये नहीं कि आप सिर्फ बुक्स ही पढ़ के चले जाओ, MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी होनी ज़रूरी है, चाहे जिस भी सोर्स से हो, ठीक है। तो MRC साइक से भी कुछ कुछ ना कुछ, वैसे मैंने कहा ना, रिपीट होते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। अब लास्ट चीज़ पर आते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है जिस दिन, उस दिन क्या होता है, एक ही दिन में दोनों पेपर्स होते हैं, ठीक है, बीच में आधे घंटे घंटे का गैप होता है, एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर, आई थिंक घंटे का गैप होता है दोनों पेपर्स के बीच में। MCQs जो है वो होते हैं कंप्यूटर के ऊपर है, कंप्यूटर के ऊपर ही आप जो है वो अपने ऑप्शंस चूज़ करते हैं और फिर उसको नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। और वो एंड पे जो है वो आपके पास वो सारे जो आपके स्किप्ट वाले हैं ना वो अपीयर हो जाएंगे, लेकिन नाउ आपको एक ही अटैम्प उसी में आप फिर आप दोबारा स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। आपने अब उसको करना है और फिर आगे चलना है, ठीक है। तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी, जैसे भी आपको सूट करता है, आप स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, वो आप बना सकते हो उस मामले में। कुछ लोग नहीं स्किप करना चाहते हैं, कुछ लोग स्किप करना जिस पे ज़रा सा भी डाउट हो उसको स्किप करना चाहते हैं कि शायद मुझे इसका कुछ बेहतर समझ आ जाए बाद में। टाइम का मुझे नहीं इतना फील हुआ कि मुझे टाइम का मसला हुआ है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो, आई वुड से कि घंटे डेढ़ में फारिग होके चले जाते हैं, तो टाइम का इतना इशू नहीं है। SCQs के मुकाबले में MCQs में टाइम का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और क्या पॉइंट है, और पेपर वाले दिन हाँ, फिर ये भी कि पेपर, एक पेपर आसान होता है, एक पेपर मुश्किल होता है, ठीक है। आसान मुश्किल इस तरह से होता है, हमारा इस तरह था कि पेपर 1 जो था वो कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान था, मुझे लगा कि यार ये तो पास हो जाएगा आराम से, ठीक है। और 75% से तो ज़्यादा ही आ जाएंगे इसमें, और कुछ MCQ से जो डाउटफुल थे। लेकिन जब पेपर 2 हुआ तो आई वॉज लाइक ये तो थोड़ा सा जो है ना टाइट हो गया मामला ना, क्योंकि उसमें कुछ अजीब से क्वेश्चंस थे, और मुझे लगा कि जैसे होता है ना कि अब 75% होती है, ठीक है, तो मुझे लगा कि वो शायद 25 या के लगभग मेरे गलत हो सकते हैं। आई वॉज आई वॉज रियली, मैं कहूँगी परेशान थी मैं, ठीक है, पेपर 2 की वजह से। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो कंपनसेट किया, और मामला जो है ना वो कंट्रोल में रहे, और दोनों पेपर अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए, ठीक है। बट पेपर 2 के ने लोगों को बहुत तंग किया। पेपर 2 वाज अ लॉट वियर्डर देन पेपर 1। पेपर 1 में भी वियर्ड सवाल थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जितने पेपर 2 में थे, और मुझे लगा कि बिल्कुल अगर मैं पास हुई भी ना तो बिल्कुल मार्जिन पे 75% पे ही होंगी। और एंड आई थिंक कि एक जनरल थीम यही है पेपर्स में, ठीक है। पेपर 1, एक पेपर आसान होता है, दूसरा मुश्किल होता है, ठीक है, और बाद का दोनों मुश्किल होते हैं, बाद का दोनों आसान होते हैं, ठीक है। तो एक जनरल थीम आप ये समझें कि एक पेपर ज़रूर ऐसा होगा जो थोड़ा एक होगा जो ज़्यादातर लोग जो है ना जिसमें जिनको ट्रबल होगा। तो ये चीज़ माइंड में रख के जाएं, ठीक है। और मैंने जैसे कहा ना कि तैयारी के गोल्स अपने ऊंचे रखें, और तैयारी को जो है वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। तो हो नहीं सकता कि आपका एग्ज़ाम पास ना हो। अगर आपने अच्छी अटैम्प्ट, वेल प्रिपेयर्ड अटैम्प्ट दी है तो ज़रूर निकल जाएगा। अगर हाँ आपकी तैयारी में मसला है तो फिर जो है इशू हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा मुझे पॉइंट्स नहीं आ रहे जहन में। अगर इससे अलावा कोई और चीज़ आपने पूछनी है थ्योरी के हवाले से तो मुझसे पूछ लें, ठीक है।